बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आपको आवाज़ आ रही है और आज का काम हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ का फीडबैक दे दें मुझे, आवाज़ हल्की है, तेज़ है, कम है, ज़्यादा है। एक बंदा फीडबैक दे दे ताकि अगर हल्की है तो माइक को बिल्कुल मैं पास रख के बोलूँ। सही है, ओके। अच्छा यार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि हम जो भी कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल हर बात को क्लियर करवा रहा हूँ, और हमारी अटैम्प्ट है फैब में। ठीक है, जिन लोगों ने दिसंबर में अटैम्प्ट देनी है वो लोग तो इंशाल्लाह उनका कल एग्ज़ाम है, होपफुली वो बेस्ट परफॉर्म करेंगे। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, तुम फैब में बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करोगे, और मुझे इंशाल्लाह पक्का यकीन है, जो लोग भी मुझे सुन रहे हो, आप इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलोगे। अकाउंटिंग से ज़्यादा ये आसान सब्जेक्ट है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, AML, ये 2010 का एक्ट है। 2010 से ऑनवर्ड जो है, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग थी इसको रोका गया। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? पैसे को चमका देना, पैसे को वाश कर देना। अच्छा, इसको रोकने के लिए इकदामात उठाए गए, एक एक्ट अनाउंस किया गया, एक लॉ अनाउंस किया गया, और सबको कह दिया गया कि इस लॉ को माने। और इस लॉ को, जब भी कोई लॉ बनता है तो उसको इन्फोर्स करने के लिए कोई बॉडी क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास सिविल लॉ है कि अगर चोरी की तो इतनी सज़ा होगी, ये काम किया तो इतनी सज़ा होगी, किसी को धोखा दिया तो ये सज़ा होगी, और उस लॉ को इम्पोज करने के लिए पुलिस बना दी गई। इसी तरह इनकम टैक्स है हमारे पास। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है कि इतना टैक्स पे करो, इतना टैक्स पे करो। हाँ, हर कोई खुद ही टैक्स पे करेगा नहीं करेगा, जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन ना बना दी जाए, एक कंपनी ना बना दी जाए। तो स्टैट्यूटरी कंपनी FBR बना दी गई। इसी तरह कंपनीज ऑर्डिनेंस और कंपनीज एक्ट बनाए गए कि कंपनीज, तुमने ये काम करने हैं और इन रेगुलेशंस के तहत आपने काम करना है। कि हर कंपनी वो काम करेगी जो एक्ट में नहीं, जब तक कोई एक पर्सन इनके पीछे ना लग जाए, जैसे SCCP। इसी तरह ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जब ये 2010 में अनाउंस हुआ और इसने बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमें बिलीव हो कि वो आपने प्रॉपर्टी कमाई है गंदे पैसे से, या आपके पास कोई ऐसी पोजीशन, कोई ऐसी ऐसी कोई प्रॉपर्टी है और हमें बिलीव है कि वो प्रॉपर्टी किसी की प्रॉपर्टी है, और हमें बिलीव है कि वो उसने गंदे पैसे से कमाई है, और जो भी बंदा इस काम में हिस्सा देता है या इस काम में मुलव्वस होता है, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है, वो इसमें मुलव्वस है। फिर इसकी सजा क्या अनाउंस की उन्होंने? कहा जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग का काम करेगा, हम एक तो उसे सजा देंगे, और बड़ी मुशक्कत वाली सजा देंगे, और वो सजा होगी 1 साल के लिए, और उसके ऊपर फाइन लगेगा जो कि एक्सटेंड होगा 1 मिलियन का। फिर इन लोगों ने बताया कि अगर कोई कंपनी का बंदा इसमें इन्वॉल्व है तो उसको हम 5 मिलियन तक का जुर्माना अनाउंस कर सकते हैं। तो ये कल तक हमारी बात हो गई थी, और मैंने आपको बताया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट आने के फौरन बाद इस एक्ट ने कहा कि मैंने जो बातें कही है ना, उनको नाफिज करने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी होनी चाहिए, एक पर्सन, एक कंपनी होनी चाहिए जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट को संभालेगी और देखेगी कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा। तो इसीलिए नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी टू कम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, इस एक्ट ने हुक्म सादिर किया, इस एक्ट ने हुक्म दिया कि एक NEC बनाई जाए, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई जाए, और उस कमेटी का काम क्या होगा? टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग, वो पैसा धोने वाली मशीनों को कॉम्बैक्ट करना, उनसे लड़ना, उनको तोड़ना। तो ये नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का काम होगा। विद इन 30 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट ने हुक्म सादिर किया कि 30 दिन के अंदर फौरन से क्या काम किया जाए। फेडरल गवर्नमेंट को हुक्म दिया, फेडरल गवर्नमेंट तुम क्या करो, शेल
बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट। देखो फेडरल गवर्नमेंट जब भी कोई हुक्मनामा इशू करती है ना, फेडरल गवर्नमेंट जब भी कोई काम करती है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू काम करती है और वो नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल गजेट में रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो कहता है ऑफिशियल गजेट से बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन आप क्या करें, एक कंपनी बना दे हमें, आप एक बॉडी बना दे हमें, टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी बनाए, एक कमेटी बना दे हमारे लिए, टू बी नोन एज नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। पहले तो इसने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ये 2010 में आ चुका है, ये 2010 में आ चुका है और 2010 की आई थिंक सो, मैंने तारीख नहीं देखी कितनी तारीख है, कल तुम्हें वो मैंने भेजा था, एक मिनट ठहरो रुको सब्र करो मैं भी देख लेता हूँ। तुम्हें ग्रुप में मैंने शेयर किया था, किसी को लगता कोई तौफीक नहीं हुई इसको देखने की। हाँ ये लिखी हुई है इसके ऊपर तारीख जी, 2010 का एक्ट है, उसके ऊपर ये तो अमेंडेड हुआ ना जनवरी फेब 2016 में ऐड हुआ, तो तारीख में तारीख नहीं लिखी हुई, बस 2010 लिखा हुआ है। चलो तारीख में देख के बता दूंगा। तो उस तारीख से इन्होंने हुक्म दिया जी 30 दिन के अंदर अंदर एक कमेटी बना के दे दी जाए। वो कमेटी काम क्या करेगी, उस कमेटी में मेंबर कितने होंगे, इसी एक्ट ने अनाउंस किया कि उस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, इस कमेटी का जो चेयरमैन होगा, यार ये रजिस्टर्ड कंपनी की बात नहीं हो रही। रजिस्टर्ड कंपनी में तो चेयरमैन के जो क्या होता है वो देख रहा होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक परफॉर्म कर रहे होते हैं। ज्यादा पावर रजिस्टर्ड कंपनी में ना, रजिस्टर्ड कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, इनके पास ज्यादा पावर होती है। लेकिन ये जो पब्लिक कंपनी, ये जो होती है ना गवर्नमेंट की कंपनीज और कमेटियां, इनके चेयरमैन के पास ज्यादा पावर होती है। ठीक है, तो ये ज्यादा पावर वाले बंदे को चेयरमैन कहते हैं। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आर एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। इस कमेटी का चेयरमैन कौन बनेगा, चेयरपर्सन कौन होगा इस कमेटी का, वो कहते हैं जी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इसका चेयरमैन होगा, या जो प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर है वो इसका चेयरमैन होगा, या कंसर्न्ड मिनिस्टर जो भी है उन्होंने कहा वो इसका चेयरमैन होगा। और इस चेयरमैन के साथ बाकी कौन से लोग काम करेंगे, इस चेयरमैन के साथ बाकी जो लोग हैं इस कमेटी के मेंबर होंगे, वो कौन कौन से हैं। मिनिस्टर ऑन फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर है वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा। ये मिनिस्टर की बात हो रही है ना, आजकल कौन है फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर, वो जो भी फॉरेन मिनिस्टर हुआ वो ऑटोमेटिकली इस कमेटी का मेंबर बन जाना है। मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, ठीक है, पाकिस्तान का वजीर कानून, जो वजीर कानून होगा ना, वो जो भी हुआ, जब भी वो अनाउंस हुआ वो इस कमेटी का मेंबर बन जाया करता है। मिनिस्टर फॉर इंटीरियर, इंटीरियर मिनिस्टर जो है वो भी इसका मेंबर बन जाएगा। गवर्नर एससीसीपी वो भी इसका मेंबर बन जाया करेगा, और सॉरी गवर्नर एसबीपी और चेयरमैन एससीसीपी वो भी इस कमेटी का मेंबर बन जाएगा। और उसके बाद डायरेक्टर जनरल, और ये कौन सा डायरेक्टर जनरल है आगे जाके पता चलेगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ एफएमयू, एफएमयू आगे जाके पढ़ाएंगे आपको, फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट। पाकिस्तान में एक ऐसा यूनिट है जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के ऊपर उसकी नज़र है, उसका ऑफिस स्टेट बैंक के अंदर है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल मॉनिटरी यूनिट। पाकिस्तान की जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बाय बैंक हो रही हैं उसकी उनके ऊपर नज़र है। उसका डायरेक्टर जनरल इस कमेटी का मेंबर होगा और इस कमेटी का सेक्रेटरी होगा। ये जो डायरेक्टर जनरल है ना, ये इस कमेटी का मेंबर भी होगा और इस कमेटी के फैसले लिया करेगा, सेक्रेटरी भी होगा इस कमेटी का। अच्छा
अच्छा 7 अक्टूबर 2007 की डेट मिल गई है, नहीं 2010 में तो आया ही यार ये एक्ट। चलो, तो ये इस एक्ट ने कह दिया कि फेडरल गवर्नमेंट मैं आने लगा हूँ, और मैं जब आ जाऊंगा तो 30 दिन के अंदर आपने हमें एक कमेटी बना देनी है, और वो कमेटी जो है इन इन लोगों पे मुश्तमिल होगी। देखो कितनी हाई हाई सीटें हैं, अल्लाह करे हम सब लोग भी इस कमेटी का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, इंशाल्लाह बनेंगे। एंड एनी अदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और कोई और मेंबर भी जो कि फेडरल गवर्नमेंट जो है नॉमिनेट कर देगी वो इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल क्या है? डायरेक्टर जनरल जो ऊपर हमने बताया ये क्या है? डायरेक्टर जनरल एफएमयू, एफएमयू का फाइनेंशियल मॉनेटरी यूनिट, मैंने बताया ना एक ऐसा यूनिट है, अभी हमने आगे जाके पढ़ना है। एक ऐसा अदारा है पाकिस्तान में जो कि हर बैंक को उसने पकड़ा हुआ है, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को उसने पकड़ा हुआ है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को के ऊपर इसकी नज़र है। तो उसका डीजी, उसका डायरेक्टर जनरल इस नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का सेक्रेटरी होगा, यानी कि इसका मेंबर भी है और इसका सेक्रेटरी भी है। सेक्रेटरी का मतलब कि जो यहाँ पे डिसीजन होगा ये एफएमयू में जाके वो नाफिज करवा देगा। उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में कंस्टिट्यूट वन आर मोर सब कमेटीज। उसके बाद उन्होंने कहा ये जो नेशनल कमेटी है ना, ये वाली नेशनल कमेटी ये अपनी एक सब कमेटियां भी बना सकती है, यानी कि छोटी छोटी और कमेटियां बना सकती है। टू परफॉर्म सच फंक्शन एज इट मे डीम फिट, जैसे कि इसको फिट लगे अपनी समाल कमेटीज भी बना सकती हैं कि फंक्शंस जो है अच्छी तरह परफॉर्म हो सकें। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये NEC में डेलीगेट आर असाइन इट्स फंक्शन टू द जनरल कमेटी आर आ सब कमेटी इफ नीड टू बी। फिर ये NEC जो मेन कमेटी है आगे जो जनरल कमेटियां बनाएगी, जो सब कमेटियां बनाएगी, उनको पावर वगैरह जो असाइन करनी हुई वो भी कर सकती है। उसके बाद जनरल कमेटी में इनवाइट एनी पर्सन टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग एज इट डीम्स फिट। पाकिस्तान में से किसी भी पर्सन को ये जनरल कमेटी जो है बुला सकती है मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए, जैसा इनको अच्छा लगे। नेशनल कमेटी शैल बी असिस्टेड बाय द जनरल कमेटी। देखो ये मेन कमेटी है, ये मेन कमेटी है, ये NEC है, इसने फैसले करने हैं, इसने फैसले करने हैं मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैक्ट करने के लिए। कॉम्बैक्ट का मतलब क्या होता है? फाइट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने के लिए इसने फैसले करने इन लोगों ने। और इसके बाद इसकी सब कमेटीज होती हैं, छोटी कमेटियां होती हैं। फिर इसके बाद इसकी एक जनरल कमेटी होती है। फिर इसके बाद इसके नीचे FMU होता है। अब देखो जनरल कमेटी में कौन होगा? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल बी असिस्टेड बाय द जनरल कमेटी। इसको मदद मिलेगी जनरल कमेटी से। टू बी कंपोज्ड ऑफ, ये किन मेंबरान से बनी होगी? इस जनरल कमेटी का चेयरमैन कौन होगा? सेक्रेटरी फाइनेंस। जो फाइनेंस का सेक्रेटरी है वो इसका चेयरमैन होगा। सेक्रेटरी इंटीरियर इसका मेंबर होगा। ऊपर बात याद रखो, ऊपर मिनिस्टर फॉर इंटीरियर है, ठीक है, मिनिस्टर हैं। यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी लॉ, चेयरमैन नेशनल यानी कि चेयरमैन नैब। चेयरमैन नैब इसका मेंबर होगा जनरल कमेटी का। हाँ, NEC का मेंबर नहीं होगा ये। हाँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट कहेगी तो ये इसका मेंबर बनेगा। जनरल कमेटी का चेयरमैन नैब जो है वो मेंबर होगा। चेयरमैन FBR इसका मेंबर होगा, सिर्फ जनरल कमेटी का चेयरमैन FBR। DGFIA वो भी इस कमेटी का मेंबर होगा। एंटी नारकोटिक्स फोर्स का DG वो भी इसका मेंबर होगा।
डिप्टी गवर्नर एसपीपी, वो भी इस जनरल कमेटी का मेंबर होगा। कमिश्नर एससीसीपी, एससीसीपी का कोई कमिश्नर इसका मेंबर बन सकता है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर जनरल कौन? एफएमयू का डायरेक्टर जनरल इस कमेटी का भी मेंबर होगा। एनी अदर मेंबर टू बी नॉमिनेटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, और इसमें वो भी मेंबर शामिल कर लिए जाएंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम अनाउंस करेगी, तो उनको इसमें रख लेंगे। तो ये हो गई जनरल कमेटी। फंक्शंस ऑफ एनईसी, एनईसी कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है, यानी कि ये मेन कमेटी की बात होने लगी है इस वाले की। ये मेन बंदे क्या काम करेंगे इनके बारे में बताने लगे हैं। पहले तो बता दिया कि इनमें कौन कौन सा बंदा ऐड होगा, अब बताने लगा है कि ये बंदे क्या क्या काम करेंगे। फंक्शंस ऑफ नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी शैल होल्ड इट्स मीटिंग नॉट लेस देन ट्वाइस अ ईयर, कम अज कम साल में 2 दफा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है एक साथ बैठेगी। एंड शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू, और इसका काम क्या होगा, क्या करेगी? डेवलप, review, oversee implementation of national strategy to fight the money laundering and financing of terrorism। इस कमेटी का पहला काम ये होगा कि साल में उन्होंने कहा कम से कम 2 बार तो ये सारे बड़े बड़े बंदे आपस में बैठें और डिसीजन मेकिंग करें और रिव्यू करें। डिसीजन मेकिंग की हुई है तो अपने प्लान्स को रिव्यू करें, जो प्लान किसके लिए बनाए गए हैं, फाइट करें मनी लॉन्ड्रिंग से या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म से। पहला इसका काम ये है। डिटरमिन द ऑफेंसेस existing in the Pakistan that may be considered to be predicate offense for the purpose of this act। जैसे उन्होंने कहा कि इस कमेटी का पर्पस है दूसरा, कि एक तो इन्होंने बता दिया ना कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। ये देखो यार, एक तो ये डेफिनेशन बता दी ना एक्ट ने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है। कहता है इसके अलावा अगर कोई और चीज भी मनी लॉन्ड्रिंग बनती हुई तो वो भी इसके अंदर ऐड कर देनी है तुमने डेफिनेशन के अंदर, कि अगर कोई और सोर्स से मनी लॉन्ड्रिंग की अच्छी डेफिनेशन बनती है तो वो भी इसके अंदर इसका हिस्सा बना देनी है। उसके बाद प्रोवाइड गाइडेंस एंड सैंक्शन इन फार्मिंग द रूल्स रेगुलेशन अंडर दिस एक्ट। उसके बाद ये एक्ट एक बार अनाउंस हो गया, बार बार एक्ट बना के नहीं देना उन्होंने, कि इसमें कोई अमेंडमेंट चाहिए हो या इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन चाहिए हो तो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना के दिया करनी है। मेक रिकमेंडेशन टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। फिर ये कमेटी फेडरल गवर्नमेंट को गाइड करेगी कि ये वाला एक्ट पाकिस्तान में कैसे और किस तरह नाफिज करना चाहिए। एंड फार्मिंग द ऑफ नेशनल पॉलिसी टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। और कहता है जी आपने ये बताना है कि मनी लॉन्ड्रिंग से कैसे फाइट कर सकते हैं और टेररिज्म की फाइनेंसिंग जो है वो कैसे रोक सकते हैं। उसके बाद इशू नेसेसरी डायरेक्शंस टू द एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन द इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। जो एजेंसी पाकिस्तान में, जैसे नैब हो गया, जैसे एफआईए हो गया, ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट कर रही हैं। आए दिन आप लोग सुनते होंगे खबर कि हुंडी के कारोबार को एफआईए ने छापा मार लिया। ठीक है, तो कोई ऐसा अगर कोई कारोबार चल रहा है और कोई अदारा उसको देखता है तो कहता है इनको नेसेसरी डायरेक्शंस और नोटिफिकेशन इन लोगों को इशू करेगा। उसके बाद डिस्कस एनी अदर इशू ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म and undertake and perform such other function as assigned to it by the federal government relating to the money laundering and financing of terrorism। है तो इसके काफ़ी ज़्यादा फंक्शन, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं आपके लिए बस यही लेके आया हूँ कि इतने पढ़ा दूंगा और इतने में से चंद जो है वो याद करवा दूंगा, जैसे कि आपको मेरी आदत का पता है। अच्छा, कोई मसला नहीं।
यही फंक्शन याद हो जाए तो बड़ी बात है। और भी जो फंक्शन है वो भी बड़े सौखे हैं यार, काम का बर्डन हमने कम करना है। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। अच्छा, ये जो एनईसी काम करेगी ना, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो काम करेगी, ये काम जो है, एक मिनट चार्जर लगा लूं, चार्जर उतर गया मेरे ख्याल से, लग गया। अच्छा जी, ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करेगी ना, इसको असिस्ट असिस्ट कर रही है इसकी जनरल कमेटी और इसकी सब कमेटियाँ। और बाकियों के फंक्शन क्यों नहीं बताए गए यार? बाकियों ने भी तो इसी काम के लिए काम करना है ना, कि इसको नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को असिस्ट करना है इन लोगों ने। तो बाकी कमेटीज जो होंगी वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को इन्हीं पर्पस के लिए असिस्ट करेंगी, इन्हीं पर्पस के ऊपर इसको गाइड करेंगे, जो इसके मेन पर्पस हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, एफएमयू है क्या? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट क्या करे, ये एक्ट कह रहा है 2010 का। फेडरल गवर्नमेंट shall by notification in the official gazette establish a FMU, financial monitoring unit, which shall be housed, जो कि अपना घर बनाएगा। अब सच में ना सोच लेना, घर बनाएगा। विच शैल बी हाउस्ड का मतलब है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पे होगा? इन एसबीपी, कि जहाँ एसबीपी का हेड ऑफिस है ना, वहीं पे इसका ये हेड ऑफिस होगा। और जहाँ जहाँ एसबीपी की ब्रांचेज है, इसकी भी ब्रांचेज उसके साथ ही हो जाएंगी। विच शैल बी हाउस्ड इन एसबीपी आर एनी अदर प्लेस इन द पाकिस्तान। इस एक्ट ने कहा फेडरल गवर्नमेंट कि आपने एक नोटिफिकेशन इशू करना है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियार है ना, नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी काम कर सकती है, कि एक बॉडी बनाए, एक कमेटी बनाए, एक कंपनी बनाए, स्टैट्यूटरी कंपनी बना दे हमें, जिसका नाम हम रखेंगे फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट। और ये अपना घर बनाएगा एसटीसीपी में या एनी अदर प्लेस जो इसको सुटेबल हुई। FMU shall have independent decision making authority। FMU क्या करेगा? इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है ऑन डे टू डे मैटर्स कमिंग विद इन इट्स एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। FMU क्या करेगा? FMU के पास इख्तियार है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर है, कि वो डेली काम करे, डेली काम करे हर उस मैटर पे जो कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर फॉल हो रहे हैं। डायरेक्टर जनरल जो कि NEC का सेक्रेटरी है, जो इसका डायरेक्टर जनरल होगा ना, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी होगा और सेक्रेटरी भी होगा। डायरेक्टर जनरल क्या करेगा? और ये कौन होना चाहिए? डायरेक्टर जनरल हु शैल बी द फाइनेंशियल सेक्टर स्पेशलिस्ट। मेरी बात हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही। A director general who shall be the financial sector specialist, who shall be appointed by the federal government in consultation with SBP to head the FMU and exercise all powers and functions of FMU subject to the administration oversight of the general committee। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जनरल जो है ना, ये फाइनेंशियल सेक्टर का कोई स्पेशलिस्ट हो, और इसको लगाने से पहले फेडरल गवर्नमेंट लाजमी कंसल्ट करेगी एसबीपी के साथ, कि ये बंदा हेड कर ले एफएमयू को और इसकी सारी पावर्स को एक्सरसाइज कर ले। और एफएमयू किसके किसके नीचे काम करेगा? सब्जेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट ऑफ द जनरल कमेटी, जो कि एफएमयू जनरल कमेटी के नीचे काम करेगा। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मेन कमेटी, उसकी जो सब कमेटी है जनरल कमेटी, उसके नीचे एफएमयू काम करेगा। एफएमयू क्या काम करेगा? एफएमयू काम करेगा, एफएमयू शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पार्ट्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, नेमली
एक मिनट में पानी पी लूँ। ठीक है। FMU shall exercise the following parts and perform the following functions, namely FMU ये वाले काम पाकिस्तान में करेगा और ये functions जो है perform करेगा। वो कौन कौन से function होंगे, namely first one, receive suspicious transaction report। हर बैंक से, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होंगी, और करेंसी ट्रांसफ़र रिपोर्ट, CTR इसको बोलते हैं, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स इसको बोलते हैं, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स, यानी कि फॉरेन ट्रांजैक्शन करेंसीज जो है इनकी रिपोर्ट्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस and such non-financial institution and professionals as may be necessary to accomplish the objective of this act। FMU क्या करेगा, पाकिस्तान में कोई भी अदारा है जो कि फाइनेंशियल डीलिंग में है, वो बैंक हो जाए, वो NBFC हो जाए, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जाए, उससे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लेगा। अब ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या है, इसके लिए हमें FMU की जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो पढ़ने चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है। जैसे अगर आप बैंक के पास जाते हो ना, आप ऑनलाइन करवाने लगते हो, तो वो आपको रोक लेते हैं, वो आपसे पर्पस पूछते हैं, आपसे सारी चीज़ें पूछते हैं, कंफर्म करते हैं। क्यों यार वो चीज़ें कंफर्म करते हैं? क्या बैंक को वैसे ही उसको शौक चढ़ा हुआ है कि आप ऑनलाइन करवाने गए हैं, 2 मिलियन की ऑनलाइन करवाने गए हैं, बैंक फौरन से 5-6 फॉर्म ला के आपके सामने रखेगा, ये भी फिल करो, ये भी फिल करो, ये भी फिल करो, और हमें ये भी बताओ कि ये किस पर्पस के लिए है। क्यों बैंक ऐसा काम करता है? क्योंकि FMU ने इन सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया हुआ है, इनसे रिपोर्टिंग लेता है कि बताओ ये इस महीने कितनी ट्रांजैक्शन इस एरिया में फाल हुई। हाँ, अगर 2 मिलियन की ट्रांजैक्शन थी, ये लो फॉर्म जो मैंने फॉर्म दिए है, क्या तुमने वो फिल करवाए और हमें बताया, रिपोर्ट किया? ठीक है, तो सबसे पहले सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन क्या होती है वो FMU को पता है, इनका एक क्राइटेरिया है। उसके बाद तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट लेगा। करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्या होती है, हर बैंक बताएगा कितने डॉलर कमाए और कितने डॉलर बेचे और किस किस को बेचे। आपके पास अगर कोई 10 भी डॉलर है ना, कन्वर्ट करवाएंगे अगले बंदे आपसे ID कार्ड मांगेंगे। आप किसी भी मनी एक्सचेंज के पास चले जाओ या बैंक में चले जाओ, बैंक में तो अकाउंट होगा, फिर ही वो डॉलर आपको एक्सचेंज करके देगा, और एक्सचेंज जब करते हैं ना डॉलर को, तो वो मंथ एंड पे रिपोर्ट करते हैं कि फलां बंदे ने $10 लिए हमसे। इवन के आपके जो रिश्तेदार कंट्री से बाहर है, वो जब आपको पैसा भेजते हैं ना, तो मंथ एंड पे बैंक भी वो रिपोर्ट करता है कि फलां बंदे ने इस बंदे को इतना पैसा बाहर से भेजा और इस पर्पज के लिए भेजा। ठीक है, ये सारी रिपोर्टिंग किसको जा रही होती है, FMU को जा रही होती है। फिर FMU क्या करेगा, टू एनालाइज द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इसके पास आ जाएगी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उस रिपोर्ट को क्या करेगा, एनालाइज द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट एंड CTRs, करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, and in that report and in that respect the FMU may call for record and information from any agency or any person in Pakistan related to the transaction in question। फिर FMU क्या करेगा, इस रिपोर्ट में से अगर उसे कोई ट्रांजैक्शन ऐसी मिली या किसी ट्रांजैक्शन के ऊपर उसको कोई शक है, उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इख्तियार दिया गया इसको कि तुम किसी भी बंदे से रिकॉर्ड मांग लो, इंफॉर्मेशन मांग लो, और वो बंदा जो है आपको रिकॉर्ड देने के लिए लायबल होगा। किसी भी एजेंसी से, एजेंसी का मतलब किसी भी गवर्नमेंट
अदारे से आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं उस ट्रांजैक्शन से मुताबिक। और उसके बाद ऑल सच एजेंसीज और पर्सन, तमाम एजेंसियां पाकिस्तान की और तमाम पर्सन पाकिस्तान के शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रॉम्प्टली प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन। ये एक्ट हुक्म देता है कि इस एफएमयू को वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। To disseminate on the confidential basis after analyzing the suspicious transaction report and CTR, confidential basis पे ये क्या करेगा FMU, आफ्टर एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इसने बैंक से ली होगी उसको, और CTR रिपोर्ट जो इसने ली होगी उसको एनालाइज करने के बाद, उसके ऊपर काम करने के बाद, एंड अदर रिकॉर्ड्स नेसेसरी, necessary information or material to be concerned investigation prosecuting agency for inquiring or other action under this act or any other applicable law। अच्छा जी, टू डेसिमिनेट का मतलब है कि एक मिनट, इसका मतलब बताना ज़रा, कोई गूगल से देख के। डेसिमिनेशन, डिसिमिनेट, शेयर करना यार, क्या है इसका मतलब? डेसिमी, फैलाना, हाँ ठीक है। फैलाना का मतलब कि शेयर करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना। टू डेसिमिनेट ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस, इंफॉर्मेशन ये शेयर करेगा आफ्टर एनालाइजिंग द suspicious transaction report and CTR and other records, necessary information material to the concerned investigation authorities और procuring agencies। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है इस एनालिसिस में तो डेसिमिनेट करें, उसको फैलाएं, उसको सर्कुलेट करें। इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है और मटेरियल है, ये किसको करें? कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी का मतलब जो ये केस फाइट कर रही हैं उनको, अंडर आर अदर एक्शन अंडर दिस एक्ट आर एनी अदर एप्लीकेबल लॉ। उसके बाद टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस, अपने पास एक डेटाबेस बनाए। टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस ऑफ ऑल सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जितनी भी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इसके पास आती हैं उसके लिए ये डेटाबेस बनाए। एंड CTR का related information and such other material as the Director General determines are relevant to the work of FMU। डेटाबेस क्लर्क, जितना भी काम है इसका क्लर्कियल काम है वो सारे का सारा मेंटेन रखे। जितनी भी पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन होती है, जितनी भी पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन होती है वगैरह जो भी है, उसका डेटाबेस मेंटेन रखे। और हर वो डाटा मेंटेन रखे जो कि FMU का DG इसको कह देगा कि आज के बाद ये डाटा भी आपने मेंटेन। एंड इन दैट रिस्पेक्ट FMU इज ऑथोराइज्ड टू एस्टेब्लिश द नेसेसरी एनालिटिक सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर इक्विपमेंट टू इफेक्टिवली सर्च द डेटाबेस। फिर इस काम के लिए FMU अपने पास क्या रखेगा? कहता है जदीद कंप्यूटर परचेज करेगा, जदीद सॉफ्टवेयर रखेगा, ताकि काम के ऊपर और इफेक्टिवली सर्च हमारी हो सके डेटाबेस में से, डेटाबेस से सर्च हो सके, सॉर्ट कर सके, रिट्राइव इंफॉर्मेशन हो सके, और परफॉर्म रियल टाइम लिंकेज विद द डेटाबेस ऑफ अदर एजेंसीज बोथ इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड टू पाकिस्तान। उसके बाद इस FMU को कह दिया गया टू कोऑपरेट विद द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में जितने FMU से रिलेटेड जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी अदारे हैं, उनके साथ कोऑपरेशन करें।
अगर वो कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उनको प्रोवाइड करे और उनके साथ अच्छे रिलेशन रखे, और ये इंफॉर्मेशन मांगे तो वो भी प्रोवाइड करे। एंड टू मेक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर न्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस टू शेयर रिक्वेस्ट एंड रिसीव इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल टेररिज्म। फिर उसके बाद एफएमयू का क्या फंक्शन है? to represent Pakistan at all international and regional organization and grouping of financial intelligence units and other international group and forum which address the offences of money laundering and other related matter। जहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर होगा, जहाँ भी कोई काम होगा या बाहर के फोरम में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, तो एफएमयू ने जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है कि पाकिस्तान जो है माशाल्लाह पाक है मनी लॉन्ड्रिंग से। इसकी रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? एफएमयू जाके करेगा। टू सबमिट टू द नेशनल जनरल कमेटी, जनरल कमेटी को और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को रिपोर्ट्स सबमिट करेगा, इंक्लूडिंग एन एनुअल रिपोर्ट containing overall analysis of suspicious transaction report and CTR statistics concerning the investigation and prosecutions conducted in relation to the offences of money laundering and financing of terrorism in Pakistan, and recommendation to the countermeasures to combat the money laundering and financing of terrorism। उसने कहा फिर ये एफएमयू जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी को और जनरल कमेटी को रिपोर्ट दिया करेगा कि इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन थी, इस सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में से कितने केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के आइडेंटिफाई किए गए और कितने केसेस टेररिज्म के फाइंड किए गए और इन केसेस के नताइज क्या निकले। वो सारी रिपोर्ट जो है एफएमयू इन दोनों कमिटीज को सबमिट करेगा। इन दिस बिहाफ एफएमयू मे कॉल पीरियोडिक रिपोर्ट्स फ्रॉम द इन्वेस्टिगेटिंग एंड प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज। इस काम को अचीव करने के लिए एफएमयू जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे नैब हो गया, एफआईए हो गया, और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो कि हुकूमत का कोई अदारा होगा जो ये केस लड़ रहा है, उनसे इंफॉर्मेशन लेगा कि ये केस कहाँ तक पहुंचे। टू फ्रेम रेगुलेशन इन कंसल्टेशन विद एसबीपी, एसबीपी के साथ सर जोड़ के बैठेगा और उसके साथ कंसल्ट करके रेगुलेशन इशू किया करेगा। एंड एसईसीपी फॉर इंश्योरिंग द रिसीट ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, एसबीपी और एसईसीपी के साथ मिलकर रेगुलेशन बनाएगा कि ये बैंक्स हैं और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मनी एक्सचेंजर्स हैं, इनसे कैसे और किस तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट लेनी है। एंड CTRs from the financial institution and non-financial business and professions with the approval of the National Executive Committee to recommend to the regulatory authorities of reporting entities to issue the regulations as considered necessary to combat the money laundering, financial terrorism, to enter into arrangement with the domestic agencies, authorities, or engage a financial institution or an intermediary or such other non-financial institution professions or any of its officer as it may deem necessary for facilitate implementation of this act to perform all such function and exercise। शुक्र है अल्लाह का खत्म हो गया। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि एफएमयू के फंक्शन क्या होते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है पूछें, ज़रा 2 मिनट मुझे सांस ही मिल जाए। अच्छा ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है। अच्छा बाद में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें से याद क्या करना है, अभी सुन ही जाओ बस। व्हाट इज ओमिटेड? ओमिटेड का मतलब होता है पहले इस एक्ट में था लेकिन अब निकाल दिया गया। तुम क्या याद करवा दिया आपने? 2016 में ऐसा मेरे ज्वाइन किया और छोड़ दी। अच्छा मौसम ने ज्वाइन किया है एफएमयू तो छोड़ा क्यों तुमने? नहीं,
इंफॉर्मेशन को send करना, okay, information, offensive, safety, possibility। तो चले जाते हैं यार वहाँ पे। प्रेडिकेट ऑफेंसेस का मतलब जो कि इस ऑफेंसेस में आ रहे हैं और इसका हिस्सा बनाने हैं आप। ठीक हो गया, सही हो गया। चलो जी, एक एफ यू का मेंबर जो है ना हमारे साथ भी बैठा हुआ है, जो कि एफ एम यू को छोड़ के आ गया। अच्छा, अब तमाम एंटिटीज को बताया गया कि आप एफ एम यू को कैसे रिपोर्ट जो है वो सबमिट किया करें। प्रोसीजर एंड मैनर फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज। कॉन्फिडेंशियल बेसिस। नुमान अफजल कहता है सर सी पॉइंट, कॉन्फिडेंशियल बेसिस। टू डेसिमिनेट ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस, उसने कहा फैलाना है कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे। किसको फैलाना है? देखो ये सारी चीज खत्म करते हैं फिर हमें समझ आएगी। ये खत्म कर दो, ये खत्म कर दो, ये लो, और ये लो। टू डेसिमिनेट ऑन कॉन्फिडेंशियल बेसिस, कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे तुमने किसी चीज को फैलाना है। किसको फैलाना है? नेसेसरी इंफॉर्मेशन आर मटीरियल टू द कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग आर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। अब जहां मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है एफएमयू ने वहां तो नहीं ना पहुंच जाना। किसको भेजेगा? किसको भेजेगा? एफआईए जाएगा, नैब जाएगा, इनकी टीमें जाएंगी ना। तो इन्होंने अगर कोई इंफॉर्मेशन मांग ली या किसी ट्रांजैक्शन के मुतल्लिक इसको पता चल गया, तो वो बताया है टू डेसिमिनेट ऑन अ कॉन्फिडेंशियल बेसिस, कॉन्फिडेंशियल बेसिस पे नेसेसरी इंफॉर्मेशन और मटेरियल किसको सपोर्ट करेगा? इन्वेस्टिगेशन आर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी फॉर इंक्वायरी एंड अदर एक्शन। और ये जो इंफॉर्मेशन लेगा ये कहाँ से लेगा? ये यहाँ से लेगा। आफ्टर एनालाइजिंग द सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स एंड सीटीआर एंड अदर records। तो ठीक हो गया, सही हो गया, ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चलो अब आगे चलते हैं यार। प्रोसीजर एंड मैनर फॉर फर्निशिंग, ये हो जाना है, बस सही है। आठवां, आठवें से हमारा काम अब जबरदस्त स्टार्ट होने लगा। प्रोसीजर एंड मैनर फॉर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन बाय रिपोर्टिंग एंटिटीज। रिपोर्टिंग एंटिटीज एफएमयू को कैसे रिपोर्ट सबमिट करवाया करेंगे? एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी। अब एफएमयू में बताया गया है रिपोर्टिंग एंटिटी क्या है। इस रिपोर्टिंग एंटिटी में आप सोच सकते हो बैंक होगा, एनबीएफसी होगी, कोई भी। इसने डेफिनेशन दी है रिपोर्टिंग एंटिटी की, हमें नहीं कंसर्न उससे। एवरी रिपोर्टिंग एंटिटी शैल फाइल विद द एफएमयू टू द एक्सटेंट एंड इन द मैनर प्रेस्क्राइब्ड बाय द एफएमयू। उस तरह से और उस तरीकों से जैसे कि एफएमयू ने स्पेसिफाई किया है। सपोर्ट ऑफ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन कंडक्टेड आर अटेम्प्टेड by at or through such reporting entity if it knows, suspect or has reason to suspect that transaction or pattern of the transaction is the part of। तथा हर रिपोर्टिंग एंटिटी ना एफएमयू को बताएगी कि ये जो ट्रांजैक्शन है मेरी नज़र में सस्पिशियस है, या ये जो आपने मुझे फॉर्म दिया है उनके मुताबिक ये ट्रांजैक्शन इस कैटेगरी में फॉल हो रही है। और हर रिपोर्टिंग एंटिटी इसको बताएगी
कि ट्रांजैक्शन इसके बिलीफ पे किस में जा रही है, involves fund derived from illegal activities or is intended or conducted in order to hide the disguise the proceeds of crime। ये ट्रांजैक्शन ऐसी है जो कि इस रिपोर्टिंग एंटिटी की नज़र में जुर्म की दुनिया से कमाई गई। ये ट्रांजैक्शन जो होने जा रही है इसमें जो पैसा इन्वॉल्व है ये जुर्म की दुनिया से कमाया गया। आर डिजाइन टू इवेड एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, या इस सेक्शन की किसी रिक्वायरमेंट को इवेड करने के लिए वो ट्रांजैक्शन होने लगी है। यानी कि इस सेक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है, रिपोर्टिंग करें, और कोई ट्रांजैक्शन ऐसी होने जा रही है जो कि क्या रही है कि आप हमसे ये फॉर्म शाम फिल ना करवाएं। हैज़ नो एपरेंट लॉफुल पर्पस, पर्पस लिखवाया गया लेकिन पर्पस जो है वो मैच नहीं हो रहा ट्रांजैक्शन से। हैज़ नो apparent lawful purpose for examining the available facts, और उन फैक्ट्स को जो पर्पज में लिखे हुए थे उसके मुताबिक मैच नहीं हो रहे, इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड रिस्पॉन्सिबल पर्पज ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन का पर्पज मेंशन किया गया वैसा पर्पज हमें नहीं मिला। हमने जब ये ट्रांजैक्शन की और हमें पर्पज बताया गया था वैसा पर्पज नहीं नजर आ रहा इस ट्रांजैक्शन का। फिर involve financing of terrorism including the fund collected, provided, used, meant for, otherwise linked, related to terrorism, terrorist act or organization and individual concerned. Every reporting entity shall, in accordance with the regulation issued by the relevant authority for, जो भी है कंप्लीट हो गया यार। उसने कह दिया कि जितनी भी रिपोर्टिंग एंट्रीज होंगी वो इसको रिपोर्ट करें, जो इसने फार्म शाम दिए हैं उन रिपोर्ट उन फार्म्स के ऊपर, और इसको बताएं, इसको समझाएं कि भाई ये फार्म के ऊपर ये जो ट्रांजैक्शन होने जा रही थी इस तरह हुई है और हमें शक है कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग है या मनी लॉन्ड्रिंग है। तो इसने रिपोर्टिंग एंटिटी के बारे में ये लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो है मज़ेदार काम शुरू होने लगा। अजान हो रही है, मैं ज़रा खामोश हूँ। नहीं, अभी इस मस्जिद की अजान नहीं हो रही, आवाज़ कम है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। आपको याद होगा किस्सा मियाँ साहब का। माशाल्लाह जब उनका केस आया था और जब अनाउंस हुआ था तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया था, याद है किसी को? हाँ मुझे याद है। तो तब उन्होंने अनाउंस किया था कि मियाँ साहब को भी सज़ा, मरियम साहिबा को भी सज़ा, कैप्टन सरदर्द जो है उसको भी सज़ा, और उसके बाद उन्होंने कहा था कि हाँ इनको फाइन भी लगेगा, और एक और बात कही थी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, इनकी जो प्रॉपर्टी है इनको अटैच कर लिया जाएगा। ठीक है, इनको अटैच कर लिया जाएगा। अटैच का मतलब ये फेडरल गवर्नमेंट में ऐड कर दी जाएगी प्रॉपर्टी। तो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, अब ये प्रॉपर्टीज छीनेंगे। आज़ाद हो रही है जरा मैं खूब
अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन मनी लॉन्ड्रिंग। देखिए वो तो कोर्ट का केस था, वो कोर्ट ने फाइनली अनाउंस कर दिया था मियाँ साहब की प्रॉपर्टी को, उन्होंने कह दिया था हड़प कर लिया जाए और फेडरल गवर्नमेंट में ऐड कर ली जाए। यहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की पार बताई जा रही है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन हो सकता है? नैब का ऑफिसर हो सकता है, एफआईए का ऑफिसर हो सकता है, या वो ऑफिसर जिसको इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया गया है। तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स, जो उसके पास रिपोर्ट्स आएंगी, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट्स, जो उसके पास रिपोर्ट्स आएंगी, इन हिज पोजेशन रिसीव्ड फ्रॉम कंसर्न्ड इन्वेस्टिगेटिंग और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो उसके पास रिपोर्ट आएंगी, और वो रिपोर्ट कहाँ से आती है, वो कहता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देगी उसको, या कंसर्न्ड अथॉरिटी जो उसको रिपोर्ट देगी, बाय इन ऑर्डर इन राइटिंग, एक ऑर्डर के जरिए, विद प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, और कमीशन से इजाज़त लेने के बाद, परवीनली अटैच द प्रॉपर्टी। परवीनली अटैच का मतलब होता है कि इस प्रॉपर्टी को कच्चा ताला लगा देगा, प्रॉपर्टी को कच्चा ताला लगा देगा, कह देगा कि हमें शक है कि ये प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई है, अभी इसका जब तक फैसला नहीं होता इसको ये ताला लगा देगा, which he reasonably believes to be property involved in money laundering for a period not exceeding 90 days from the date of that order। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास इख्तियार है, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करने गया है, उसके पास ये इख्तियार है, उसके पास ये इख्तियार है कि वो बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग, और कोर्ट से पूछने के बाद क्या करेगा, प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेगा, जो उसके बिलीव में होगी कि ये प्रॉपर्टी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई है, और ये प्रॉपर्टी 90 दिनों के अंदर, 90 दिन के लिए वो अपने कब्जे में लेगा। पर वीएनएल कब्जा होगा, अभी कब्जा फाइनलाइज नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शेल विद इन 40 आवर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद इन 40 आवर्स क्या काम करेगा, इमीडिएटली आफ्टर द अटैचमेंट आफ्टरवर्ड्स। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रॉपर्टी को अटैच करने के 48 आवर्स के अंदर कॉपी ऑफ ऑर्डर एंड रिपोर्ट रेफर्ड देयर in that subsection to the head of the concerned investigation agency in a sealed envelope। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, सील्ड इन्वेलप में 48 आवर्स के अंदर ये रिपोर्ट मुंतकिल कर देगा। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उस एजेंसी को रिपोर्ट मुंतकिल कर देगा जिसका वो नुमाइंदा है, और ये रिपोर्ट सील्ड इन्वेलप में जाएगी। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, इसके बारे में होने लगा है फैसला, ये 90 दिन के लिए जो कब्जा मारा है ना, इसके बारे में बताने लगा है। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट, इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। एवरी ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी सीज टू हैव इफेक्ट, इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, अगर 90 दिन के अंदर कार्रवाई पूरी ना हुई तो आप वो ताला खोल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा 90 दिन के अंदर। आर ऑन द डेट ऑफ फाइंडिंग made under section 2 of section 9 of subsection 2 whichever is earlier। कहता है ये जो अटैचमेंट का ऑर्डर है ना, ये खत्म हो जाएगा, प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी 90 दिन के बाद, या अगर सेक्शन नंबर 9 की सब क्लास 2 में कोई फैसला हो गया तो ये प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पर्सन इन्वेस्टिगेटिंग इन द enjoyment of the immovable property attached from such enjoyment। वो कहता है प्रॉपर्टी को अटैच करने का मकसद ये नहीं है कि आप इसकी पोजेशन ही छीन के अपने साथ ले आए, जो पर्सन प्रॉपर्टी में है उसको रहने दे, लेकिन उसको बता दें कि ये प्रॉपर्टी हम हुकूमत पाकिस्तान में अटैच करने जा रहे हैं।
ठीक है, उन्होंने कहा इस सेक्शन ने ये नहीं कहा कि प्रॉपर्टी जिसके पास है उसको धक्के मार के बाहर निकाल दो, जो महंगी कार है उसकी चाबियां छीन के ले आओ, बस नोटिस दे दो कि आपकी प्रॉपर्टी अटैच हो जानी है। पर्सन इंटरेस्टेड in relation to any immovable property include all person claiming are entitled to claim any interest in the property. The investigation officer who provisionally attach any property shall submit to the court monthly report of the progress in made in the investigation. क्योंकि कोर्ट से इसने ऑर्डर लिया होगा ना कि क्या हम उस प्रॉपर्टी को हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में अटैच कर दें, वो मेरी नज़र में मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई है। फिर कोर्ट से ऑर्डर लेके 90 दिन के लिए इस प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। प्रॉपर्टी को अटैच करने का मकसद ये नहीं है कि जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा है उसको धक्के मार के प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दो, बस उसको बता दो कि आपकी प्रॉपर्टी का फैसला 90 दिन के अंदर अब आ जाना है, या तो ये हुकूमत पाकिस्तान को मुंतकिल होगी या हमें कुछ सबूत वगैरह इसके खिलाफ और चाहिए होंगे, वो मिल गए तो हम कर देंगे। अब देखा, पहले सबसे पहले इस इन्वेस्टिगेशन को पता चला ऑफिसर को कि प्रॉपर्टी है कोई जो कि गंदे पैसे से कमाई गई है। उसने प्रॉपर्टी को क्या किया, अटैच किया। अब प्रॉपर्टी 90 दिन के लिए अटैच हुई है। अब ये मियाँ साहब से पूछेंगे हु इज हु एंड व्हाट इज व्हाट, कौन था, कब था, कहाँ था, कैसे था, वेयर था, वाई था, है ना। फिर उसके जवाबात में क्या कुछ जतन नहीं किए गए। आप सब लोगों को पता होगा, कभी कतर से खत आ रहा है, कभी कोई दोस्त कह रहा है कि ये तो है ही यतीम के बच्चे थे, हमने तो इनको गिफ्ट दिए हैं। ठीक है, तो यार मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक जिंदा एग्जांपल है तो वो कोट कर रहा कि फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इनके साथ क्या किया था। हु व्हेन व्हाट हु और व्हाई जो भी है, WHP जो भी इंग्लिश में आ सकते थे ना, हु व्हेन व्हाट हु, वो सारे इनसे पूछ लिए थे और सबकी इंक्वायरियां लगवाई थी। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का जो मेंबर है जो ये करेगा वो फिर इन्वेस्टिगेट करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या करेगा, वो 7 दिन के अंदर क्या करेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर shall within 7 days from the date of number 1 order of attachment made under section number 8 जो अभी तुमने पढ़ा ऊपर, और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन नंबर 14 और 15। सीजर ऑफ प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टी को ताला लगा देना, बिल्कुल सील कर देना। कहता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 7 दिन के अंदर नंबर 1 जो ऊपर पढ़ा कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या नंबर 2 सीजर ऑफ प्रॉपर्टी जो कि सेक्शन नंबर 14 और 15 में जाके पढ़ेंगे, क्या काम करेगा। सर्व अ नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 30 days ऑन द पर्सन कंसर्न, जो पर्सन कंसर्न है, इन्वॉल्व है इसमें, उसके ऊपर एक नोटिस सर्व करेगा। ये नोटिस क्या करेगा, नोटिस शैल कॉल अपॉन सच पर्सन टू इंडिकेट, ये नोटिस इस पर्सन को कॉल करेगा। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मसूल नहीं हो रहा, वो वाली कॉल नहीं करेगा, इस पर्सन से इंक्वायर करेगा, बताओ ये पैसा कहाँ से आया, सोर्स ऑफ इनकम, आपकी अर्निंग क्या है और आपके एसेट्स क्या है, और कितनी अर्निंग में से या कितने एसेट्स में से आपने ये प्रॉपर्टी आउट ऑफ विच आर बाय व्हाट मीन ऑफ विच ही हैज acquired द प्रॉपर्टी that has attached or seized। प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद या प्रॉपर्टी को अटैचमेंट का नोटिस देने के बाद जो ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है 30 दिन के अंदर अंदर ये जो पर्सन है इसको नोटिस भेजेगा कि आप हमें बताएं कि यार आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अच्छा, आपने बता दिया आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अब आप बताएं आपकी एसेट्स और अर्निंग के क्या है आपके पास।
फिर आप हमें ये भी बताएं कि किन अर्निंग से, किस एसेट से आपने ये वाला एसेट परचेज किया है। ठीक है, तो अगर तो हलाली बंदा है वो तो बताएगा यार कि ये मैंने पैसे इतनी मेहनत से यहाँ पे ये काम किया है और वहाँ से ये पैसा आया है, सारा प्रूफ है मेरे पास, और ये एसेट मैंने कैसे लिया है। हाँ, अगर ये गंदे वे से पैसा लिया है, मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा लिया है, फिर नहीं इसके पास जवाब होगा। फिर चाहे 101 पेशियां हो जाएं, आपको जवाब नहीं मिलेगा असली। उसके बाद वेयर आर नोटिस स्पेसिफाई एनी प्रॉपर्टी एज बीइंग हेल्ड बाय अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एनी अदर पर्सन, अ कॉपी ऑफ सच नोटिस शैल आल्सो बी सर्व्ड अपॉन सच पर्सन। फिर कहता है जहां ये प्रॉपर्टी किसी और के पास रखवाई है तो इस पर्सन को भी नोटिस जाएगा और उस पर्सन को भी नोटिस जाएगा जो इस प्रॉपर्टी में पोजेशन रखता है। Where property is held jointly by more than one person, notice shall be served upon all person holding such property। तो वही पहले उन्होंने बताया कि अटैच कर लो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को निशान लगा के आ जाओ कि कौन सी प्रॉपर्टी को कब्जे में लेना है। प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद, उसके बाद या प्रॉपर्टी को सीज करने के बाद, जो कि आगे जाके पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 30 दिन के अंदर एक नोटिस फाइल करेगा और ये इस बंदे से पूछेगा कब, कहाँ और कैसे, सब बातें इससे प्रूफ लेगा। इस इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शैल आफ्टर, इस इंक्वायरी के बाद जो 101 पेशियां हुई थी उनकी इंक्वायरी के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्या करेगा, आफ्टर कंसिडरिंग द रिप्लाई टू द नोटिस इशूड, जो नोटिस इशू किया गया उसका रिप्लाई कंसिडर करेगा, एंड हीरिंग ऑफ दुखियारा पर्सन, एग्रीव्ड पर्सन, फिर वो दुखियारा हो जाएगा ना जिसको नोटिस भेजेंगे। वो देखा था मियाँ साहब को कितनी तकलीफ होती थी इन्वेस्टिगेशन में जाते हुए, बेचारे बहुत दुख में थे तब, तो वो फिर दुखियारे पर्सन ही हो जाते हैं ना। हीरिंग द एग्रीव्ड पर्सन, सारे नोटिस का रिप्लाई लेने के बाद और एग्रीव्ड पर्सन को सुनने के बाद, एंड टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल रेलेवेंट मटेरियल प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड बिफोर हिम, और वो सारा मटेरियल अपने सामने रखने के बाद, रिकॉर्ड ऑफ फाइंडिंग वट एवर ऑल आर एनी अदर प्रॉपर्टीज रेफर्ड इन द नोटिस आर प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, लिखेगा बैठ के। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेट करने के बाद लिखेगा, फिर फैक्ट लिखेगा कि मैंने नोटिस का रिप्लाई कैसे लिया, इस दुखियारी पार्टी ने क्या क्या बोला वो लिखेगा। उसके बाद सारा मटेरियल और सारे फैक्ट्स और सारे रिकॉर्ड से मैंने कंक्लूड क्या किया कि जो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर मैं निशान लगा के आया हूँ, जिसको मैं मार्क करके आया हूँ, क्या ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई है या नहीं। ठीक है, ये फैक्ट लिखेगा। वेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिटरमन्स, जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिटरमन कर ले कि ये प्रॉपर्टी जो नोटिस में लिखी गई है, प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग, ही शैल अप्लाई टू द कोर्ट फॉर एन ऑर्डर कंफर्मिंग। जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है ये पता चल जाए उसको कि प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग से कमाई गई है, वो कोर्ट का ऑर्डर लेगा। नंबर 1, अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर उसने अटैचमेंट का ऑर्डर नहीं भेजा तो पहले भेजेगा अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज, या अगर उसने अटैचमेंट का ऑर्डर भेजा है तो रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी के ऊपर अब कब्जा रखें, इसको रिटेन रखें। और रिकॉर्ड सीज्ड प्रॉपर्टीज, इस रिकॉर्ड को, प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाए। कोर्ट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, देखा कोर्ट ने फिर सबको बुला लिया था, वो जो कमेटी थी जो बनाई गई थी वाजिद ज़िया की, और इन बच्चों को सबको बुला लिया था। कोर्ट में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू द अग्रीव्ड पर्सन पास एन ऑर्डर कंफर्मिंग द अटैचमेंट, रिटेंशन, सीजर और रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, कोर्ट ने फिर क्या फैसला अनाउंस किया था हम सबको पता है।
अटैचमेंट और रिटेंशन आर सीजर ऑफ प्रॉपर्टी शेल। अटैचमेंट, रिटेंशन या सीजर ऑफ प्रॉपर्टी शेल continue during the pendency of the proceeding relating to any predicate offence or money laundering before a court। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी सीज में रहेगी, प्रॉपर्टी अटैच में रहेगी, प्रॉपर्टी हमारे पास तब तक कब्जे में रहेगी जब तक ये वाला कोर्ट जो है ये वाला जो केस है कोर्ट के सामने ओपन रहेगा। एंड बिकम फाइनल, और ये प्रॉपर्टी फिर भी हमारे पास रहेगी, कब्जे में रहेगी और बंद रहेगी अगर फाइनल हो गया कोर्ट में। एंड बिकम फाइनल इफ इट इज प्रूव्ड इन कोर्ट दैट प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्ड इन द मनी लॉन्ड्रिंग। चलो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। आगे जो है बड़ा मजे का एक्ट है, फिर तुम्हें बातें याद आएंगी फिर पढ़ के, हाँ ये हुआ था, ये हुआ था। अच्छा जी, एफएनयू पॉइंट ये भी मैंने बता दिया। स्लाइड में अभी सेंड कर देता हूँ। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन है किसी का? क्वेश्चन है किसी का? तो कल इंशाल्लाह इसको ख़त्म करेंगे और नए एक्ट या किसी नए रूल की तरफ हम चले जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।